नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बाजार ने निचले स्रों से बहुत ही तगड़ी वापसी की अगस्त महीने में, लेकिन अब सितंबर महीने में क्या और यहां से बाजार की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? क्या बाजार यहां से अभी और चढ़ेगा या फिर मामला फंस जाएगा? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर के सामने हम खड़े हैं, वो है यूएस फेड की पॉलिसी जो इस महीने आनी है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ देवेंद्र सिंघल जी मौजूद है, फंड मैनेजर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के। देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आप इस तक को अपना समय देने के लिए सर। नमस्कार रजत। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल तो ये थोड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच में थे, लेकिन अचानक से आके एक स्पीड ब्रेकर आ गया सामने इस हफ्ते, तो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे चले गए। और आजकल ना एक हफ्ते में ही डर लगना शुरू हो जाता है मार्केट में, ये क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत आप देखो तो सही किस रफ्तार से चढ़ते चले जा रहे थे, लगातार 14 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी प्लस। लेकिन अचानक से एक बार भी रुकेंगे ना तो ह्यूमन इमोशंस फिर से वही सोचेंगे कि ये क्या हो गया मार्केट पे, क्यों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्या टूट तो नहीं जाएंगे? तो सर, कैसी लग रही है वैल्यूएशन इस समय मार्केट्स की? रिलेटिवली इंडियन मार्केट फिर भी थोड़ा कम टूट रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स इस हफ्ते ज्यादा टूटे हैं। देखो रजत, अभी मुझे ऑलमोस्ट 25 साल हो गए बाजार के अंदर। ठीक है। ऐसा कोई साल नहीं गया जब मार्केट नीचे नहीं जाता हो। पिछले 30 सालों में एक या दो साल ऐसे गए हैं जब मार्केट अपने हाई से 10% नीचे ना गया हो। तो मार्केट का ऊपर नीचे जाना तो ये आम बात है और जाना भी चाहिए। इसी से मार्केट में खरीदी एक उस पे आता है, एक खरीदी हो जाता है मार्केट में। तो करेक्शंस आर नॉट समथिंग टू बी फेयर्ड फॉर। करेक्शन से डरना नहीं चाहिए आपको। ये हर मार्केट में करेक्शन होंगी। आप अगर फंडामेंटली अपना आपका थीसिस मजबूत है, आप सही स्टॉक्स के अंदर या सही फंड में लगे हुए हैं, तो आप कंटिन्यू करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, फिर उसी के लिए तो आपसे सीखते हैं। आप जैसे जब बड़े फंड मैनेजर्स हमारे मंच पर आते हैं और वो अपने व्यूज शेयर करते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस शो में भी सीखने को मिलेगा। लेकिन सर, अभी फिलहाल किसी गिरावट की आशंका है क्या? क्या ग्लोबल मार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इनफ्लो अभी भी आपको जारी होता नजर आता है, या फिर एक करेक्शन ओवर ड्यू है मार्केट्स में? सी, अगर आप वैल्यूएशंस की बात करते हैं, ठीक है, निफ्टी में हम 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड के आसपास चल रहे हैं। बट यही मल्टीपल जो मिड कैप स्मॉल कैप के हैं, वहां पे वो 30 टाइम पे है। मिड कैप स्मॉल कैप 26 टाइम के आसपास है। तो डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज से तो ऊपर ही चल रहा है। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि अर्निंग्स ग्रोथ कितना है मेरा अगले 2-3 सालों में, मार्केट में कितना अर्निंग ग्रोथ आएगा, तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर मैं प्राइस अर्निंग ग्रोथ जिसको हम देखते हैं उस पर कंपेयर करूं, तो मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। स्पेसिफिकली लार्ज कैप तो एक्सपेंसिव डेफिनेटली नहीं है। ठीक है। अपनी फेयर वैल्यूएशन के ऊपर वाले जोन पे है। बट हमने देखा है 26-28 टाइम भी निफ्टी गया है सितंबर 2021 के आसपास। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट हर तरफ से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। जहां तक मिड कैप स्मॉल कैप की बात है, आप देख रहे हो कुछ कुछ स्टॉक अपने हाई से 30 से 40% डाउन भी हो चुके हैं। तो वो एक ऑटोमेटिक करेक्शन भी हो रहा है। सेक्टर रोटेशन जो होता है उसमें करेक्शन भी हो जाता है। और टिपिकली मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ना आपको प्राइस करेक्शन झटके से नहीं मिलता, वो धीरे धीरे नीचे जाता है। तो वैसा मार्केट में हो रहा है। हाँ, क्या मुझे एज अ मार्केट हमको डर लग रहा है? हमको बेशक डर लग रहा है, स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, जहाँ पे ओवरऑल बास्केट जो है वो पूरा महंगा लग रहा है। बट क्या सारे स्टॉक एक्सपेंसिव है? नहीं। क्या हमको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? बिल्कुल मिल रही। और निवेशकों का तो जो रुझान है और जो भरोसा है इक्विटी मार्केट के ऊपर, वो तो आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा, इतना भर भर के पैसा आता हुआ। म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास भी हर महीने इतनी ज्यादा रकम आ रही है जिसको उनको डिप्लॉय करना है इक्विटी मार्केट में। लेकिन सर, सबसे बड़ा ट्रिगर तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट का ही है। तो इस बार फैसला हो जाएगा या फिर अभी भी कोई दुविधा है? क्योंकि एक दिन हम रिपोर्ट पढ़ते हैं कि बहुत ही अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, आर्थिक आंकड़े, अगले दिन पढ़ते हैं कि मंदी की आशंका है, फिर अगले दिन हम देखते हैं बॉन्ड यील्ड्स में कितनी करेक्शन आ रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे एक बड़ा इवेंट सामने निकल के आ रहा है। तो इस बार यूएस फेड की पॉलिसी में सितंबर महीने में क्या एक्सपेक्टेशन है? ये हार्ड लैंडिंग होगी या सॉफ्ट लैंडिंग होगी? देखिए, अभी तक तो जो हमने पढ़ा है, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, ऐसा लग रहा है 25 पैसे तो वो काट देंगे। जो पहले उम्मीद थी कि 50 पैसा भी हो सकता है, उसकी शायद उम्मीद कम है। बट 25 पैसे की तो उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो मार्केट को एक सरप्राइज होगा अगर 25 पैसे भी ना काटे। तो आज की अगर हम बात करें तो 25 पैसे तो लग रहा है यूएस का रेट कट हो जाएगा। ये भी लोग बोल रहे हैं कि 50 से लेकर 75 पॉइंट तक ये साल के एंड तक कट होना चाहिए। तो अभी 50 होगा, बाद में 25 होगा, या 25 25 के दो
ट्रांच आएंगे या 3 आएंगे, कहना मुश्किल है। बट हाँ, 25 का एट दिस पॉइंट इन टाइम एक काफी हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाएगा सितंबर महीने में। 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर इससे फिर होगा क्या इक्विटी मार्केट के लिए? क्या ये अच्छी खबर समझी जाए, या फिर बाजार ने इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है? मेरा कहने का मतलब ये कि इस कट होने के बाद बाजार दौड़ेंगे, उससे पहले एक ब्रीदर लेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, ये अब ये जो होगा एक नॉन इवेंट के तरीके से ही है, पहले ही सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है? देखिए, बाजार जो नियर टर्म इवेंट्स होती है ना, उसको काफी अच्छी तरह फैक्टर कर लेता है। ठीक है, तो वो इवेंट अगर 50-50 इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से बाजार उसको फैक्टर करता है। बट अगर कोई काफी सर्टेन इवेंट है, जैसे हम आगे बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 बेसिस पॉइंट कट इज हाई, देन मार्केट हैज एडुकेटली फैक्टर्ड दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इट मे रिएक्ट और इट मे नेगेटिवली रिएक्ट ऑल्सो। ओके, कि ये तो हो गया, अभी अभी आगे क्या। तो कमेंट्री के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बाजार में कैसा उसका माहौल रहेगा। जहां तक आपने इंटरेस्ट रेट के बारे में पूछा और उसका इक्विटी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट, सी, जब जब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होता है, तब आपका डीसीएफ अगर आप करते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो आपका वैल्यूएशन बढ़ जाता है उसके हिसाब से। तो आपको उसको वैसा देखना चाहिए। अब उसका नियर टर्म इम्पैक्ट होगा, आइडियली होना चाहिए। बट क्या लॉन्ग टर्म में होगा? डेफिनेटली होना चाहिए। तो नियर टर्म में हो ना हो, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है। स्पेसिफिकली अगर डेवलप्ड मार्केट जैसे यूएस के अंदर उसका रेट कट होता है, तो वहां से जो पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट में आता है, वो इमीडिएटली आए या 3-6 महीने में आए या साल भर में आए, ये कहना मुश्किल है। बट अगर लगातार कट होता रहा, तो निवेशक भी ढूंढते हैं कि कहाँ से मुझे 2 पैसे फालतू मिल सकते हैं, तो वो उन मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से इमर्जिंग मार्केट में पैसा जाता है। और जब भी वो पैसा जाएगा, इंडिया तो बैठा है उस पैसे को लेने के लिए। तो वी शुड बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। पर से फिर आरबीआई के ऊपर भी फिर दबाव हो जाएगा कि अगर यूएस फेड ने रेट घटा दिए, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आरबीआई भी उसी क्वांटम के उसी अनुपात में रेट घटाएगा, या फिर उससे भी ज्यादा एग्रेसिव? देखिए, ऐसा कहना मुश्किल है कि आरबीआई भी उसके हिसाब से करेगा, बिकॉज यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, बट धीरे धीरे बढ़ाए। उतना नहीं बढ़ाया जितना यूएस के अंदर बढ़े। तो जब यूएस कम कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम से आरबीआई भी उसको फॉलो करेगा। हमारा इंटरनल व्यू तो ये है कि शायद मुश्किल है ये साल के एंड तक इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम होना। उसके बाद हम फिर देखेंगे कैसा माहौल बनता है। अच्छा, फिर यूएस में जो एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स वाली जो कंपनियां जो यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हीं कंपनियों के साथ जाएं। इस समय एक थ्योरी तो ये भी चल पड़ी थी कि एकदम से आईटी, जो बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है यूएस मार्केट के ऊपर, वो स्टॉक्स एकदम से चलने शुरू हो गए थे इसी रेट कट थ्योरी के ऊपर। फिर मेटल स्टॉक्स को चलते देखा हमने, कुछ एनबीएफसी को चढ़ते देखा हमने। तो क्या ऐसे ही इंटरेस्ट सेंसिटिव जो स्टॉक्स होते हैं, यूएस इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स, उन पे बेट लगाना सही रहेगा? सी, जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, डेफिनेटली उनका प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो जाता है व्हेन रेट कट स्टार्ट्स हैपनिंग। तो कहना सही है कि जैसे जैसे रेट कट होंगे, उन कंपनीज के ऊपर दाव लगाना एक यू नो एक समझदारी है। बट क्या मार्केट ने उसको ऑलरेडी फैक्टर कर लिया है या कितना फैक्टर किया है, ये कहना मुश्किल है। तो बट हाँ, अगर रेट कम होते रहे, तो अगले आने वाले कुछ सालों के लिए ये सेक्टर में निवेश करना समझदारी होगी हमारे हिसाब से। सर, आज तक हमने देखा है जब भी इंटरेस्ट रेट कोई कट की उम्मीद होती है ना, जैसे आरबीआई पॉलिसी से जब भी उम्मीदें होती हैं, तो बैंकिंग बहुत अच्छा चलता है। बैंकिंग के स्टॉक्स एकदम से ताबड़तोड़ चलते हैं मार्केट में। ये ऐसा क्या हो गया, बिल्कुल ही ठंडे पड़े हुए हैं बैंकिंग स्टॉक्स पे, तो बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं आ रहा, और ऊपर से सरकारी बैंक की हालत तो और ढीली है, ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं मार्केट में। देखो, कोई सेक्टर कभी चलता है कभी नहीं चलता। फंडामेंटल को फॉलो करते हैं, कभी कभार हम फंडामेंटल से पहले बढ़ जाते हैं, कभी फंडामेंटल्स पहले आते हैं, स्टॉक प्राइस बाद में आता है। तो ये कहना तो मुश्किल है कि इस वजह से स्टॉक ऐसा हो रहा है या इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ी सी डिफिकल्टी दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल लोन डिपॉजिट रेशियो, फिर थोड़ा रिटेल में एनपीएस भी क्रिएशन होना शुरू हो गया है। तो उसको देखते हुए मार्केट थोड़ा नर्वस है, थोड़ा एक वो कहते हैं ना, 2 कदम आगे चलने के लिए 1 कदम पीछे लेना भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसा हमको लगता है मार्केट एक ठहराव में है वहां पे बैंकिंग क्षेत्र में। जब टाइम आएगा तो वो छलांग भी मारेगा। सर, फिर आपकी एलोकेशन कहाँ पर ज्यादा है? आपको कौन से सेक्टर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं बाजार के इस पड़ाव पर? देखिए, अभी हमारे को लगता है कि
कोविड के बाद जो के शेप्ड रिकवरी आई थी, जहाँ पे सिर्फ प्रीमियम एंड ऑफ द मार्केट वाज ग्रोइंग, या जो बड़ी आइटम थी कंजम्पशन वाली वो ग्रो कर रही थी, तो रूरल से जो रिलेटेड क्षेत्र थे, या जो लो एंड ऑफ द कंजम्पशन थी, वहां पे एक काफी ठहराव सा दिखा था, और इनफैक्ट वो नीचे भी गए थे। तो हमको लग रहा है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अगर आप फोकस करें, तो आने वाले 3-6 क्वार्टर हमको लगता है बेहतर रिटर्न्स देखने की उम्मीद है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपकी एफएमसीजी हो गया, छोटी गाड़ियां हो गई, टू व्हीलर्स हो गए, ड्यूरेबल हो गए, जो लो एंड कंजम्पशन को देखते हैं, तो हमको वहां पे ज्यादा लग रहा है। सेकेंडली हमको लगता है पावर क्षेत्र के अंदर भी इंडिया का अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो पावर एज अ सेक्टर हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो यूटिलिटी पे हमारा अच्छा फोकस है, जहाँ पे डिमांड विजिबिलिटी हाई है, और उससे रिलेटेड क्षेत्रों में हम फोकस कर रहे हैं। बैंकिंग में भी हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा रुझान नहीं है, पर हमको लगता है कि एक बड़ी मूवमेंट के लिए एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे बैंकिंग क्षेत्र को समझने में। तो यहाँ पे एक अच्छा टाइम है अपना धीरे धीरे उसमें वेट बढ़ाने के लिए, तो वो भी हमको ध्यान में देना चाहिए। तो फिर कंजम्पशन हो गया, एफएमसीजी और ऑटो जिसमें टू व्हीलर्स हैं, उसके बाद पावर सेक्टर और बैंकिंग, ये कुछ प्रेफर्ड सेक्टर हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है। सिर्फ फिर कहां पर आपने चर्निंग करी है, कौन से सेक्टर से आप थोड़ा दूर हो इस समय, आपको लगता है वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गई भैया इसको टच मत करो अभी? तो अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल, जिसमें कैपिटल गुड्स ज्यादा शामिल है, या कुछ डिफेंस के स्टॉक्स ज्यादा हैं, तो वहां पे हमको लगता है थोड़ा सा मार्केट फंडामेंट वैल्यूएशन जो है फंडामेंटल से आगे भाग रहे हैं। तो वहां पे हमने थोड़ा सा ठहराव लिया है, अपने एक्सपोजर कम किया है अपना इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर। मेटल्स के अंदर हमारा एक्सपोजर थोड़ा कम है, जहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो ये सब है। सर अभी मेरे को तो लगा था कि मैं डिफेंस पे आपसे सवाल पूछूंगा कि 1.45 लाख करोड़ रुपीस का सरकार ने और ऑर्डर दे डाले हैं। सरकार तो भर भर के ऑर्डर्स दे रही है, कंपनी खुशी से एक्सेप्ट भी कर रही है कि हाँ हम कर लेंगे। इतनी इतनी क्षमता है कंपनियों के पास कि इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर ले। कितने साल लगेंगे सर ऐसे ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने में? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है। टिपिकली डिफेंस के जो ऑर्डर हैं वो 5 से 10 साल के ऊपर का विजिबिलिटी रहता है। इसी वजह से डिफेंस क्षेत्र में जो मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ है, वो भी इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां पे ऑर्डर विजिबिलिटी इज नाउ वेरी वेरी हाई। तो अब लोगों को लगता है कि धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो इनकी रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। बट अगर आप डीसीएफ करते हैं, अगर आप कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, तो आप पाएंगे कि हाँ, थोड़ा सा एक्सुबरेंस वहां पे भी चला गया है अभी। ऑर्डर तो आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट एग्जीक्यूशन करना भी है, उसका प्रॉफिट भी घर पे आना है। तो उसको कैसे अभी देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, जो स्टेडी स्टेट कंपनी है, जहाँ पे आपको लगता है विजिबिलिटी अच्छा है, एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, और मार्जिन भी अच्छे हैं, डेफिनेटली वहां पे निवेशक अभी देख रहे हैं। हमारा भी रुझान है वहां पे, ऐसा नहीं कि हम डिफेंस को एकदम से दरकिनार कर दिया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सर दो सेक्टर्स हैं, वही यूएस वाली बात की यूएस में एलोकेशन बहुत ज्यादा है, एक है आईटी दूसरा है फार्मा। दोनों सेक्टर्स पे आपकी अप्रोच क्या है? सी हम लोग कंस्ट्रक्टिव हैं दोनों सेक्टर के ऊपर। हमको लगता है कि आईटी फॉर एग्जांपल, वहां पे जो जो अर्निंग कट हो रहे थे पिछले कुछ टाइम से, हमको लगता है कि वो बंद हो जाएंगे अभी। यहाँ से अर्निंग कट नहीं होगा। अब अर्निंग एक्सपेंशन कब होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, मॉर्गेजेस हैं, वहां पे जो जो कंपनियां, आईटी कंपनियां इंडिया की वहां पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, उनको ऑर्डर फ्लो में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट हमको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ये लोग भी वापस ग्रोथ की बात शुरू कर देंगे, और कुछ कुछ लोगों ने कर भी दी है। तो वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। बट क्या हम ओवरवेट हो गए हैं बहुत बड़ा? आई थिंक कहना मुश्किल है। फंड स्पेसिफिक वी वुड हैव गॉन ओवरवेट, बट हमारा व्यू उसमें पॉजिटिव है। फार्मा सेक्टर में एक ऐसा टेलविंड कहना मुश्किल है कि आप बोले कि सारे स्टॉक्स वहां पे अट्रैक्टिव हैं। तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर कंपनी अलग तरह से काम करती है। किसी का यूएस का एक्सपोजर ज्यादा है, किसी का इंडिया एक्सपोजर ज्यादा है, कोई सिर्फ एपीआई में है, कोई सीडीएमओ में है, कोई किसी मेडिसिन में है, क्रॉनिक में है, या जेनरिक में है। तो यू हैव टू लुक एट वेरी वेरी बॉटम अप इन दिस सेगमेंट। बट हाँ, अगर आप ग्लोबल की बात करें तो यूएस के अंदर एक बिल पेश होना है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमको चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमको उन चाइना से उसको रिस्क कम करना है। तो वो आता है तो एक डेफिनेटली इंडियन क्षेत्र के लिए, इंडियन कंपनीज जो इस क्षेत्र में हैं, जो चाइना को रिप्लेस कर सकती है या ऐड कर सकती है, उसके लिए उनके लिए एक अच्छा है। डोमेस्टिक मार्केट तो ग्रो कर ही रहा है साथ साथ, तो इसमें कोई दो दो राय नहीं।
सर एज अ फंड मैनेजर क्या आप एग्री स्पेस पे अभी एलोकेशन रख रहे हो किसी भी लिहाज से? हाल फिलहाल की खबर तो शुगर सेक्टर से रिलेटेड थी। इनफैक्ट ये जो इथेनॉल पे कैपिंग हटाने की बात सरकार ने की, तो शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां अचानक से तभी चलती हैं जब कोई न्यूज फ्लो आ रखा होता है। और साथ साथ फिर हमने लिकर कंपनियों को भी चढ़ते देखा, क्योंकि इथेनॉल एज अ बेस स्पिरिट यूज होता है अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। तो एग्री स्पेस में शुगर या फिर एग्रोकेमिकल्स, ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं, थीम्स जो अभी उतना स्ट्रांग नहीं प्रदर्शन कर रहे लेकिन आने वाले समय के लिए बूम कर सकते हैं। हाँ, तो एग्री एग्री जो क्षेत्र है वो अच्छा है। काफी टाइम से चला भी नहीं था। अभी मॉनसून भी अच्छा है और गवर्नमेंट का रुझान भी है। तो हमको लगता है कि वो एक आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। बट जैसा मैंने बताया, हम इस क्षेत्र के ऊपर बुलिश हैं। तो मैंने कहा रूरल से रिलेटेड, तो एग्री का इम्पैक्ट आता है कंजम्पशन के ऊपर। जो अगर सरप्लस आएगा तो कंजम्पशन में, तब उसको उसके थ्रू खेल रहे हैं जहाँ पे हमको विजिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। हाँ, जैसे जैसे यहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ेगी एग्री कमोडिटीज की, एग्री केमिकल्स में, या इस क्षेत्र पे ट्रैक्टर्स के अंदर या किसी और में, तो वहां पे भी हमारा रुझान है, हम देख रहे हैं उस क्षेत्र को ध्यान से। बट अभी हमको लगता है कि जो पहला बेनिफिशियरी है वो कंजम्पशन होगा, जहाँ पे हम काफी पॉजिटिव है। सर रिसेंटली जो आईपीओ, जो न्यूली कंपनीज जो लिस्ट हुई हैं, वो तो इतना प्रूव करके दिखा रही हैं कि पैसा बनाना तो बहुत आसान है स्टॉक मार्केट से। कोई 100% प्रीमियम, कोई 120% प्रीमियम, इस तरीके की लिस्टिंग होती देखी। अभी सर ये पैसा बनाना क्या इतना आसान है स्टॉक मार्केट पे कि आईपीओ में पैसा लगा और बन जाएगा? अगर लग गया आईपीओ तो लॉटरी निकल आएगी, क्योंकि ना उसके बाद व्यूअर्स हमसे पूछते हैं लिस्ट कि मेरे को एलोकेशन हो गई, अब मैं क्या करूं बताओ, अब इसमें क्या बने रहूं, मेरे को तो अभी बहुत पैसा बन गया है। तो कैसे देखिए सलाह दें इन्वेस्टर्स को? देखिए, काश पैसा बनाना इतना आसान होता तो क्या ही बात थी। ठीक है। तो मार्केट में एक कहावत है कि या तो आप पैसा बना लो या आप एंटरटेनमेंट कर लो। तो अभी क्या है, बाजार में मजा भी आ रहा है लोगों को और पैसा भी बन रहा है। तो आमतौर पर दोनों चीजें नहीं होती, या तो पैसा बनता है या मजा आता है। ठीक है। तो आई थिंक करंट मार्केट थोड़ा यूफोरिक है, जहाँ पे आप आईपीओ में पैसा डालिए, आपको पैसा बन रहा है। छोटी छोटी कंपनियां जहाँ पे पैसा, जिनके टर्नओवर के 10-10 गुना, 100-100 गुना उनको पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टर देना चाह रहे हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा यूफोरिक फेज है। बट ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनियों के अंदर निवेशकों का पैसा बन रहा है। हम लोग तो स्पेसिफिकली बहुत चुन के हमारी कंपनियों जो नई इशू आते हैं वहां पे पैसा डालते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा संतुलन बना रहेगा, दिमागी संतुलन बना के, फंडामेंटली देख के उसमें पैसा डालें। बट हाँ, ओवरऑल थोड़ा यूफोरिया है आईपीओ के अंदर। बट ऐसा भी नहीं है कि सब कंपनियों के अंदर पैसा बन रहा है। इनफैक्ट सेबी की एक स्टडी आई है जिसमें बताया कि निवेशक, 54% निवेशक ऐसे हैं जो एक हफ्ते के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं आईपीओ से। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एक कंपनी के अंदर पैसा डाल रहे हैं, पैसा बन गया, तो आपको लगता है कि पैसे लंबे टर्म के फॉर्चून नहीं बनेंगे, तो निकाल लीजिए। वरना इक्विटी मार्केट में तो हम हमेशा यही बोलते हैं, जब भी आपको 3 से 5 साल का व्यू नहीं है तो इक्विटी मार्केट में निवेश मत कीजिए। सर पर ये तो स्मार्ट सोच हो गई ना कि पैसा बन गया तो ऑफ द टेबल हो गए आपने न्यू लिस्टेड से, तो गलत काम क्या कर रहे हैं बताओ रिटेल इन्वेस्टर्स? नहीं, और गलत उन नहीं एक है। साल का तो आंकड़े बताते हैं कि एक साल में तो निकाल ही लेते हैं पैसे उस कंपनी से। देखो, मैंने यही कहा रजत कि अभी तो अच्छा टाइम आ रहा है, अभी अच्छा टाइम है जहाँ पैसा भी बन रहा है और मजा भी आ रहा है। तो बहुत लंबे समय तक ये चलता नहीं है, कब तक चलेगा देखते हैं। अच्छा, ये बाजार के टॉप पे बहुत सारे सर एकदम से अचानक से बायबैक्स कंपनियों ने लॉन्च किए, तो इसके पीछे कुछ मंशा या फिर ये टैक्स एडवांटेज लेने के लिए, या फिर निवेशकों को किसी और तरीके से रिवॉर्ड करने के लिए एकदम से होड़ लग गई थी बायबैक्स की? बहुत बायबैक्स आए हैं सर। इनफैक्ट अभी तो बायबैक कब, टैक्स में बायबैक तो घाटे का सौदा हो गया है, क्योंकि पूरा टैक्स लगेगा आपको इन्वेस्टर्स को। तो प्रमोटर्स के लिए बायबैक करना तो एक घाटे का सौदा है। इनफैक्ट यहाँ से बायबैक कम हो जाना चाहिए। और अगर आप रैशनली देखें तो बायबैक होना ही नहीं चाहिए यहाँ से, क्योंकि टैक्स डिसएडवांटेज हो गया उनको। तो फिर वो इसीलिए ही फिर एक डेडलाइन दी गई थी, उस तारीख से पहले पहले कंपनियां एकदम से बायबैक लेकर आ गई। अच्छा, अभी फिलहाल एक और सेक्टर के ऊपर चर्चा करते हैं सर, वो हाल फिलहाल में बहुत सुर्खियों में, इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे क्या आपने एलोकेशन बढ़ाया है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स लाइफ हाई पे अब ट्रेड करना शुरू कर दिया है इन स्टॉक्स ने। तो इंश्योरेंस सेक्टर पे आपकी क्या कॉल है? देखिए, इंश्योर किसी सेक्टर स्पेसिफिक पे तो कहते हैं बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आप अगर इंश्योर किसी भी स्टॉक को, सेक्टर को देखें, तो उसका भी अपना साइकिल है। कोविड के बाद ये सेक्टर में काफी प्रेशर आया था। ठीक है। कहते हैं
प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी क्योंकि क्लेम रेशियो बढ़ गए थे। अभी काफी टाइम से वो सेक्टर वापस लाइमलाइट में आना शुरू हुआ है, जनरल इंश्योरेंस में भी और लाइफ इंश्योरेंस में भी। अभी बात हो रही है कि जीएसटी पे कम कर देंगे, पॉलिसीज के ऊपर प्रीमियम जो 18% लगता है शायद उसको कम करके 5% कर दें। तो एक थोड़ा वापस सेक्टर में अट्रैक्शन वापस दिख रही है। बट ये कहना कि सिर्फ टैक्स कम करने से सेक्टर को फायदा हो जाएगा या उसमें कहते हैं निवेशक जो बिजनेस है वो बढ़ जाएगा, वो तो टाइम आने वाला टाइम बताएगा। बट हाँ, रैशनली ऐसा होना चाहिए। तो वैल्यूएशंस रीजनेबल है, सेक्टर में टेलविंड्स दिख रहे हैं, इसी सेक्टर थोड़ा उछाल में भी है। जहाँ पे पहले बैंक चल रहे थे, अभी लोग एनबीएफसीज को देख रहे हैं और आसपास की इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, क्योंकि बैंक में इतना उनको इमीडिएट तरीके से दिखने का। तो एनबीएफसीज के अंदर जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, ये सब लोग देख रहे हैं। राइट। सर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर दो सवाल है मेरे आपसे। पहला तो ये है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड्स में अब इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए? किस तरीके से वो अपना पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें? देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 साल का व्यू आपका होना चाहिए इक्विटी बाजार के लिए। बिकॉज इन बिटवीन जो वॉलेटिलिटी आती है उसके अंदर कई बार क्या होता है, निवेशक डर के मारे पैसा निकाल लेता है गलत टाइम। ठीक है, तो अगर आपका लंबे टाइम का व्यू है तभी आप आइए, एक सोची समझी रणनीति से आइए कि आपको किस क्षेत्र में पैसा डालना है, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन है और आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। तो रिस्क क्या है ना रजत, रिस्क हमेशा अनदेखा होता है। रिटर्न सामने दिखती है, रिस्क दिखता नहीं है। अभी लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न है, और स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा है। मिड कैप में थोड़ा कम है, बट मिड कैप में थोड़ा रिस्क उससे कम है। लार्ज कैप रिटर्न थोड़ा कम देते हैं बट रिस्क भी उनमें अपेक्षावत कम रहता है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज को समझते हुए आप अपने सलाहकार की सहायता से आप मार्केट में आइए, एक लंबे समय के लिए आइए, सिस्टमेटिक तरीके से आइए, तो आपको फायदा होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि टिपिकली हमने देखा है कि किसी एक स्कीम का जो रिटर्न है ना, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इन्वेस्टर का रिटर्न उससे कम ही रहता है। बिकॉज इन्वेस्टर उठापटक करते हैं बाजार में, कई बार गलत टाइम पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कई बार गलत टाइम पे लॉस बुक कर लेते हैं, इस तरह से। तो यूफोरिया से अगर आप बच पाए, दिमागी संतुलन को बनाते हुए आप लंबे समय के लिए निवेश करें, तो आज भी अच्छा टाइम है अगले 10 साल के लिए इक्विटी मार्केट में निवेश का, लमसम के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को देखें, तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन या मल्टी एसेट एलोकेशन को देखते हुए हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में आप निवेश करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि आप उससे लंबे समय तक बाजार में बने रह सकते हैं। बिकॉज जब टाइम आएगा आपका फंड मैनेजर आपका इक्विटी का कंपोनेंट ऊपर नीचे कर पाएगा, तो आपको जो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलने की ज्यादा संभावना है और आपका एक्सपीरियंस जो है मार्केट में बेहतर रहेगा। आपसे दूसरा सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज जैसे आपकी उम्र सपोज करो कि 26 साल है, तो उसके बाद आप कॉपर्स इकट्ठा करना शुरू करते हो तो एक अच्छा कॉपर्स बना लोगे 40 साल की उम्र तक। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब 40 साल में अगर किसी को अपनी जॉब के साथ साथ म्यूचुअल फंड से कमाई भी करनी हो, 50,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड उनको देना शुरू कर दे, हर महीने का 50,000, तो वो कैसे जनरेट होता है सर? आज उम्र है 26 साल, मेरे पास 40 साल तक का वक्त है, और मेरे को एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि मेरे को हर महीने फिर 40 साल बाद 50,000 रुपए की आमदनी म्यूचुअल फंड से होती चली जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो म्यूचुअल फंड उसके लिए एकदम सही जगह है। आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स हम म्यूचुअल फंड में आते हैं, आप उनके थ्रू अपना हर महीने कुछ कुछ विड्रॉ कीजिए। साल का आप अगर 0.5 से 7% के बीच में विड्रॉ करते हैं, स्कीम्स लाइक मल्टी एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, इक्विटी सेविंग फंड्स, तो आपको एक टैक्स एफिशिएंट वे के अंदर जो आप कमाई बोल रहे हैं आपको मिल सकती है। अगर आप अपने कॉपस जो इकट्ठा हुआ है उसका 5 से 7% आप विड्रॉ करें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। यानी कि मैं अभी 26 साल की उम्र से पैसा डालना शुरू कर दूं, और एक तो वो कॉपस बन चुका होगा 40 साल तक, बहुत बहुत ही अच्छा। उसके बाद फिर 40 साल बाद सिस्टमैटिकली विड्रॉल करना शुरू कर दूं, तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा रखा होगा वो भी तो ग्रो करता चला जाएगा सर उस हाँ समय जी, 40 साल बाद। तो हाँ वो जी। ग्रो करता चला जाएगा, और मेरे को नियमित रूप से अगर आमदनी चाहिए तो सिस्टमैटिकली विड्रॉल में धीरे धीरे करके उसमें से तो कुछ निकाल। हमने देखा है कि अगर आप 5% के आसपास का विड्रॉल करते हैं अपने कॉपस से जो बन जाता है,
तो ओवर अ पीरियड आप अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, गेन ही विड्रॉ कर रहे हैं आने वाले समय, आने वाले प्रॉफिट से भी। मेरे ख्याल से तो उससे भी ज्यादा गेन और भी बढ़ सकता है अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, म्यूचुअल फंड पैसा वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, बल्कि ग्रो ही हो जाएगा। और आपके पास आपको रेगुलर आमदनी जो आपको जॉब के साथ चाहिए वो भी मिल सकती है। ऐसा सिस्टम भी बनाया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। सर जाते जाते अभी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई लेवल्स पे आप कैसे देंगे? मार्केट रिकॉर्ड लेवल्स पे है, लेकिन ना उतनी पार्टिसिपेशन नहीं दिखती लोगों के मन में। चिंता यही है कि कभी गिर जाएगा अचानक से, बहुत तेज हो गया बहुत तेज हो गया। इसके चलते उतनी स्ट्रांग पार्टिसिपेशन हम देख भी नहीं रहे हैं कि एकदम से किसी हमारे व्यूअर की कुछ ऐसी क्वेरी आई हो कि हाँ अब मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगले 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सबको ना गिरावट का इंतजार है, वो गिरावट आ भी नहीं स्टॉक मार्केट में। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, आखिरी सवाल। देखिए मैं सिर्फ ये बोलूंगा, आप अगर अगले 5 साल का जीडीपी का ग्रोथ देखते हैं तो 7% के आसपास का एस्टिमेट है लोगों का। 4 से 5% का हमारा इन्फ्लेशन, तो 12% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगा अगले 5 साल में, ऐसी उम्मीद है। टिपिकली कॉर्पोरेट अर्निंग इससे 1-2% ज्यादा ही रहती है, ठीक है। तो आपका पैसा अगले 5 साल में 12 से 14% के बीच में कॉर्पोरेट का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करना चाहिए। तो उसका उसका अगर आपको उतने रिटर्न से संतुष्टि है कि मार्केट के मल्टीपल यहाँ से बढ़े नहीं और थोड़े कम भी हुए, तो मेरे को 10 से 12% के बीच में मेरे को अगले 5 साल में मिल सकता है पैसा। अगर उस रिटर्न से संतुष्टि है तो आप आज भी पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको एक्सपेक्टेशन मार्केट से ऐसा है कि जो पिछले 3 साल में मुझे पैसा मिला 25, 30, 35%, तो आई थिंक थोड़ा हैरान परेशान होने वाली बात है। तो उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, आपका टेंशन भी ज्यादा रहेगी हमारे हिसाब से। तो एक्सपेक्टेशन को अपनी म्यूट कीजिए। लॉन्ग टर्म एवरेज निफ्टी का 12 से 15% के बीच में ही है। आई थिंक आने वाले 5 साल में अगर आपको वो मिलता है, आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी गुड स्पॉट। सो अगर आपका इतना एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, तो आप अच्छी जगह पे हैं। अगर आपका इतना इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक गोवा में कसिनो है, वहां पे जाके दाव लगाइए, बेहतर शायद रिटर्न मिल जाए। और ये 25,000 का आंकड़ा बार बार मत देखिए, ये तो आंकड़ा है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा जिंदगी में। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मार्केट में अगर कोई डिप आए तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। इंडियन मार्केट्स के फंडामेंटल्स बहुत इंटैक्ट हैं। और देवेंद्र सर जैसे फंड मैनेजर्स तो हमारे साथ हैं ही। और आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू अजय। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।